नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार वर्मा। मेरा चैनल एस कुमार्स। मैं आज मध्यकालीन भारत का इतिहास दिल्ली सल्तनत से खिलजी वंश की चर्चा आपसे करूंगा। और खिलजी वंश की चर्चा करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा चैनल आम लोगों तक पहुंच जाए। हम लोग बात करेंगे खिलजी वंश की। तो खिलजी तुर्क हैं या ताजिक हैं, क्या हैं, इसके बारे में भी चर्चा होगी। लेकिन खिलजी हैं क्या? असल में अफ़गानिस्तान के हेलमंद घाटी में एक गांव है, खिलजी गांव। उस गांव के रहने वाले लोग खिलजी कहलाए। वास्तव में ये तुर्क हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान में रहने के कारण इन्हें गैर तुर्क माना जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, यानी अब खिलजी समझ गए होंगे, ये खिलजी गांव के नाम पर इनके वंश का ही नाम खिलजी पड़ गया। ठीक, वहाँ के रहने वाले थे। जैसे तीवर गांव के रहने वाले लोग तिवारी कहलाए, वैसे खिलजी गांव के रहने वाले लोग खिलजी कहलाए। तो ये जो खिलजी हैं, इन्होंने जो भारत में अपनी सत्ता स्थापित की है, तो इस सत्ता के स्थापित करने को भारतीय हिंदू और भारतीय मुसलमान अपनी विजय मानते हैं। और ये सत्य है कि खिलजियों की सत्ता को भारतीयों ने एक्सेप्ट किया है, यानी स्वीकार किया है। और इसे समर्थन भी भारतीय हिंदुओं ने, भारतीय मुसलमानों ने खिलजियों की सत्ता का समर्थन भी किया है। अच्छा, दूसरी चीज़, जलालुद्दीन जिस समय दिल्ली सल्तनत की सत्ता पर बैठा, उसने गोरी के साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास किया, कभी घटाया नहीं, ना तो सिर्फ संरक्षण करके रह गया। उसने संरक्षण के साथ साथ गोरी की सत्ता को भारत में बहुत मजबूती से आगे बढ़ाया। खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी के बाद उसका दामाद एवं भतीजा अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठा, तो उसने भारत में इस्लामिक सत्ता को सही मायने में स्थापित किया। उसने सारी समस्याओं को ख़त्म करके एक बेहतरीन सत्ता स्थापित की। वो एक ऐसे भारत का निर्माण किया उसने जो अभी तक किसी ने ऐसा प्रयास भी नहीं किया था। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने कैकवाद की हत्या करके और कैक्यूमर्स को कैकवाद की हत्या करके नदी में फेंक दिया और कैखुसरो को भी नदी में फेंक दिया। और इस तरीके से उसने जो है अपने आप को सुल्तान घोषित किया। अच्छा, जब उसने सुल्तान घोषित किया तो भारतीय जो बाहर से आए हुए मुसलमान थे, जिन्हें तुर्क कहते थे, वो लोग इनके खिलाफ थे। लेकिन उसके बावजूद भारतीय मुसलमानों ने और भारतीय हिंदुओं ने इनका सपोर्ट किया। और इस तरीके से 20 जुलाई 1990 को जलालुद्दीन खिलजी ने कैकवाद के किला खोरी में अपना राज्याभिषेक किया। अच्छा, अपना राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक के बाद उसने जो है नियुक्तियां कुछ की। जैसे इनके भाई युगरस खां थे, जिन्हें इन्होंने आरिज मुमालिकात का पद दिया। युगरस खां को आरिज मुमालिकात का पद दिया, खुद सुल्तान बना और अपने भाई युगरस खां को आरिज मुमालिकात का पद दे दिया। अमीर हाजिब का पद इसने अहमद चप को दिया। वो एक तुर्क सरदार था और बहुत ईमानदार था, इसलिए अमीर हाजिब का पद उसे दे दिया, अहमद चप। अच्छा, कड़ा मानिकपुर के इक्तादार मलिक छज्जू को बनाए रखा, जो बलवन का भतीजा भी था। बलवन के भतीजे
करामानिकपुर के इक्तादार मलिक छज्जू को बनाए रखा। अच्छा, इसके अलावा इसके बेटे थे खान खाना, वो तो मारा गया था। दूसरा बेटा है अरकली खां और तीसरा बेटा है कद्र खां। इस तरीके से उसके 3 बेटे थे और 2 बेटियां थी। एक बेटी जो है अलाउद्दीन को ब्याही थी। अलाउद्दीन को ब्याहने के कारण वो अलाउद्दीन को परमानेंट टार्चर करती रहती थी और अलाउद्दीन उसी से ऊब करके अपने ससुर की हत्या करता है। दूसरी बहन अलमास बेग को ब्याही थी, जो अलाउद्दीन का भाई था, जिसके साथ मिलकर के उसने सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को मारने का षड्यंत्र रचा। कहीं ना कहीं अलमास बेग का भी इसमें योगदान था। तो इसने नियुक्तियां कर दी। फिर उसके बाद सत्ता हाथ में आ गई। जब सत्ता हाथ में आती है तो बगावतें भी होती। हमने बताया कि करामानिकपुर के इक्तादार मलिक छज्जू को इसने बनाए रखा। अलाउद्दीन को अवध का इक्तादार बनाया है इसने क्या किया, मलिक छज्जू ने, जो बलबन का भतीजा था, उसने सत्ता के लिए बगावत कर दी। जब सत्ता के लिए बगावत कर दी तो अरकली खां और अलाउद्दीन को भेजा गया कि जाओ मलिक छज्जू को पकड़ के लाओ। भाई वो दोनों गए, मलिक छज्जू पकड़े गए। मलिक छज्जू को सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सुल्तान मलिक छज्जू को देख करके रोने लगा। सबसे बड़ी बात तो यह है, सुल्तान जब रोए तो फिर बाकी लोग क्या कर सकते। सुल्तान रोने लगा और कहने लगा, मलिक छज्जू तुम हमारे स्वामी बलबन के भतीजे हो, ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें मार नहीं सकता। और मलिक छज्जू को मुल्तान का इक्तादार बना करके भेज दिया गया। यानी मलिक छज्जू को जीवित छोड़ दिया गया और जीवित छोड़ने के साथ साथ एक बड़ा उपहार मुल्तान की रियासत का दे दिया गया। इससे अलाउद्दीन खिलजी को बड़ा दुख हुआ कि देखो हमने पकड़ के सुल्तान के समक्ष इसे प्रस्तुत किया और सुल्तान ने इसे माफ़ कर दिया। फिर उसके बाद दिल्ली में चोरों का, मेवाती चोरों का आतंक था। बलबन के काल में कुछ हद तक समाप्त हुआ था, लेकिन फिर से आतंक फैलने लगा था। तो इसे रोकने के लिए सुल्तान ने चोरों को पकड़वाया। भाई पुलिस प्रशासन भेजा, चोर पकड़े गए। चोर पकड़े गए, सुल्तान के सामने लाए गए तो चोर रोने लगे। जब रोने लगे तो सुल्तान ने कहा चलो ठीक है, हम तुम्हें माफ़ कर देते हैं। सुल्तान ने सारे चोरों को माफ़ कर दिया। इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी को बहुत गुस्सा आया। फिर उसके बाद 1290 में सुल्तान रणथंभौर अभियान पर जा रहा था तो उनका एक ईमानदार सरदार था, तुर्क सरदार, जिसका नाम ताजुद्दीन कूची था। उसके मन में सुल्तान के प्रति बगावत की चेष्टा बनी और उसने बगावत कर दी। सुल्तान को मारने का षड्यंत्र रचा। मारने का षड्यंत्र रचा तो, लेकिन सुल्तान को पहले ही खबर मिल गई। सुल्तान ने ताजुद्दीन कूची को बुलाया। ताजुद्दीन कूची रोने लगे, कहने लगे हुजूर हम कैसे आपको मार सकते। सुल्तान ने भरोसा किया और ताजुद्दीन कूची को जाने दिया। ताजुद्दीन कूची भी बरी हो गए। फिर ईरान से आए हुए एक मौलाना जी थे जिनका नाम था सीदी मौला। सीदी मौला साहब ने इल्तुतमिश के खानदान की किसी लड़की से शादी कर ली और सत्ता के लिए दावा ठोक दिया और सुल्तान का विरोध करने लगे। जब सुल्तान का विरोध करने लगे तब सुल्तान को गुस्सा आई और सीदी मौला को सुल्तान ने मरवा दिया। हाथी के पैरों तले कुचलवाया और ये दिया, मर गया सीदी मौला। तो इस तरीके से इनके समय में ये 4 बगावतें हुई। अब जलालुद्दीन खिलजी ने कुछ अभियान भी किए। ये रणथंभौर अभियान जा रहे थे। रणथंभौर अभियान जा रहे थे और अभियान पर जाते समय इन्हें रास्ते में एक झैन का किला मिला। झैन के किले को इन्होंने जीत लिया। सेना आगे बढ़ी
अच्छा, रणथंभौर में राणा हमीरदेव थे। राणा हमीरदेव, राणा हमीरदेव की सेना बहुत भीषण थी, बहुत विशाल थी, और सुल्तान ने उसकी तारीफों के बड़े बखान सुन रखे थे। उसने क्या किया, उसने सुन रखा था कि राणा हमीरदेव की सेना पीछे ना हटती। सुल्तान ने सोचा यार ऐसा ना हो हार जाए हम लोग, तो उसने जो है योजना बदल दी। कहा रणथंभौर अब नहीं जाएंगे। झैन के किले को जीतने के बाद सुल्तान ने रणथंभौर जाने से मना कर दिया और वापस अपने आप को ले आया। लेकिन उसने अपने सैनिकों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि मैं आपके एक एक बाल की रक्षा के लिए उत्साहित हूँ, और मैं इस तरीके के रणथंभौर जैसे 2500 किले आप अपने सैनिकों, हम अपने सैनिकों पर कुर्बान कर देंगे, लेकिन अपने सैनिकों का बाल बांका नहीं होने देंगे। इस तरीके से कि भाई निकल लिए वहाँ से, वापस आ गए। फिर उसके बाद अब मंगोलों का अभियान होता है। मंगोल नेता अब्दुल्ला थे, शासक जो है मंगोलों के शासक अब्दुल्ला थे, उनका अभियान होता है। अच्छा, उनका अभियान होता है, सुल्तान स्वयं जाता है, यानी मंगोल अभियान। अब्दुल्ला से इनका अभियान होता है, लड़ाई होता है। अब्दुल्ला जलालुद्दीन से लड़ते हैं। जलालुद्दीन खिलजी से लड़ते हैं। अब हुआ ये, अब्दुल्ला तो हार गए, अब्दुल्ला भाग गए। जब अब्दुल्ला भाग गए, मंगोल जो नायक थे वो भाग गए। उल्गू खां 4000 मंगोलों के साथ पकड़े गए, उनकी एक टुकड़ी पकड़ ली गई। उल्गू खां को इस्लाम धर्म ग्रहण कराया गया और मंगोलपुरी में इनके रहने की व्यवस्था की गई। इस प्रकार से उल्गू खान नवीन मुसलमानों के नाम से प्रसिद्ध है। तो भाई मंगोल अभियान इनका सफल। फिर सुल्तान जलालुद्दीन ने भिलसा अभियान की अनुमति अवध के इक़्तिदार अलाउद्दीन खिलजी को दिया। आ जाओ भैया भिलसा अभियान करो। भिलसा अभियान पर अलाउद्दीन खिलजी गए। तो भिलसा अभियान पर जाने पर इन्हें दो चीज़ों की जानकारी हुई। एक तो राजा रामचंद्र, जो रामचंद्र देव थे, उनकी पुत्री छिताई के बारे में उसको जानकारी मिली, वो बहुत खूबसूरत थी। दूसरी चीज़ ये, यादव देवगिरी के यादवों की संपत्ति के बारे में इसको जानकारी। भिलसा लूटा, वापस आ गया। इसने सारा धन, जितना लूट का पैसा था, उस सारा का सारा पैसा सुल्तान को वापस कर दिया, सुल्तान को दे दिया लूट का धन। सुल्तान बड़ा खुश हुआ, कहा यार हमारा दामाद तो बड़ा अच्छा है। ये सब सुल्तान ने बड़ी तारीफ की और इसे अवध के इक़्तिदार के साथ साथ कड़ामानिकपुर का इक़्तिदार भी बना दिया। उधर अलाउद्दीन की पत्नी इसे टार्चर करती थी, कहती थी कि तुम हमारे पिता जो है बूढ़े हो करके और अपना सत्ता स्थापित कर लिए हैं, और तुम जवान हो करके, युवा हो करके हमारे बाप को मार करके गद्दी पर नहीं बैठ सकते। अलाउद्दीन के मन में धीरे धीरे सुल्तान के प्रति आक्रोश बढ़ता गया। सुल्तान ने कुछ गलतियां की थी, और गलतियां यही, मलिक छज्जू ने जो बगावत की थी उसे माफ़ किया था, दिल्ली के चोरों को छोड़ दिया था, ताजुद्दीन कूची को छोड़ दिया था। ये सब देख करके अलाउद्दीन खिलजी को बड़ा गुस्सा आता था। फिर अलाउद्दीन खिलजी जब भिलसा अभियान पर गए थे तो वहाँ से इनको बड़ा सोना चांदी मिला था। हमने बताया था, दो ही बातों की जानकारी हुई।
एक तो देवगिरी के यादवों के धन संपत्ति की, दूसरे रामचंद्र देव की पुत्री की जानकारी उसको हुई, वो बहुत खूबसूरत थी। तो अब उसकी योजना थी कि हम देवगिरी को लूटें और यादवों के वहाँ वैवाहिक संबंध स्थापित करें। ये योजना बनाया था। तो अब अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी अभियान के लिए जा रहा है। तो देवगिरी अभियान जाने के पहले उसने बहुत योजनाबद्ध तरीके से काम किया। उसने अलाउल मुल्क को कड़ा मानिकपुर में अपना प्रतिनिधि बनाया, और ये कड़ा मानिकपुर से ही अभियान कर रहा है। उसको अपना प्रतिनिधि बना दिया। कहा भाई अलाउल मुल्क, तुम हमें सुल्तान के बारे में एक एक पल पल की सूचना देना, कोई खबर बचने ना पाए, हमें सूचना पल पल की मिलती रहे। अलाउद्दीन खिलजी 8000 घुड़सवार लेकर के देवगिरी की ओर बढ़ा। तो देवगिरी के यादव बने कैसे थे? हमने आपको बताया था पिछले एपिसोड में, जब हम कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ रहे थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 में भीम द्वितीय को हराया था। भीम द्वितीय को अहिलवाड़ विजय किया था, और उस उपलक्ष्य में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब ग्वालियर विजय किया, अहिलवाड़ विजय किया 1197 में, तो उस उपलक्ष्य में इसने जो है एक दास खरीदा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश नाम का दास। अच्छा, दूसरी चीज, इसने जब अहिलवाड़ विजय की तो भीम द्वितीय भाग गए, और 2002 में उन्होंने फिर से 1202 में उसने फिर से सत्ता स्थापित कर ली। जब फिर से सत्ता स्थापित कर ली भीम द्वितीय ने, लेकिन उसके दुई सरदार, एक तो यादव सरदार और दूसरे बघेल सरदार, एक बघेल और यादवों ने मिल करके एक नई चाल चली और भीम द्वितीय की हत्या कर दी, और बघेलों ने अपनी सत्ता स्थापित की जिसके खानदान के रायकर्ण हैं, और यादवों ने अपनी सत्ता स्थापित की जिसके खानदान के रामचंद्र देव। इस तरीके से सारी व्यवस्था ओके हो गई। अब ये दो खानदान हैं और इन्हीं से समझिए लड़ना है। तो अलाउद्दीन खिलजी अब देवगिरी अभियान के लिए जा रहा है, तो उसने योजना बनाई कि यार देवगिरी जा रहे हैं और रास्ते में हिंसा भड़क गई तब तो हमारी कहानी खराब हो जाए। तो इसने ये बताया कि हम तेलंगाना अभियान के लिए जा रहे हैं। तेलंगाना अभियान के लिए ना, तेलंगाना में नौकरी के लिए जा रहे हैं, और हमारे अग्रिम पंक्ति में 8000 सैनिक हैं और पश्चिम पंक्ति में 12000 सैनिक हम लेकर के चल रहे हैं। इस तरीके से हम 20000 सैनिकों के साथ तेलंगाना में सेवा करने के लिए जा रहे हैं। इसने जो है ये सब अफवाह इसलिए उड़ाई ताकि जो है कोई विरोध ना हो। इसने सतपुड़ा पहाड़ पार किया, लासोड़ा दर्रे को पार करके एलिचपुर में कदम रखा। एलिचपुर में कदम रखने के बाद इसने योजना अपनी ऐसी बदली जिसका कोई जवाब ही ना। इसने योजना बदली और देवगिरी पर अटैक। उस समय रामचंद्र देव के बेटे सिंघन देव सीमाओं पर अपना जो पड़ोसी राज्य थे उनसे निपटने के लिए गए थे, और इसने अटैक कर दिया। रामचंद्र देव ने आत्मसमर्पण कर दिया, और फिर सिंघन देव भी आए, लड़े, वो भी हार गए, उन्होंने भी आत्मसमर्पण कर दिया। इसने बहुत ढेर सारा धन लूटा। इतिहासकार संजय राय ने कहा है कि अलाउद्दीन ने दिल्ली को दिल्ली में नहीं जीता, बल्कि देवगिरी में जीता था। क्यों देवगिरी में जीता था? क्योंकि देवगिरी से इतना पैसा मिला, इसने सारे अपने जितने भी सरदार, शत्रु सरदार थे, सबको खरीद लिया। बाद में मरवा दिया, वो अलग की बात है। तो ये भाई अलाउद्दीन खिलजी लूट करके वहां से चल दिए। अच्छा, उधर अहमद चक सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के साथ ग्वालियर अभियान पर। सुल्तान को पता चला कि अलाउद्दीन ने जो है
देवगिरी अभियान किया। तो अहमद चप ने कहा सुल्तान से कि इससे सारा धन छीन लिया जाए। सुल्तान ने कहा नहीं नहीं, वो ईमानदार लड़का है, हमारा दामाद है, वो सब दे देगा। ये बात जब जलालुद्दीन को पता चली कि यार अब तो सुल्तान नाराज हो जाएंगे, तो उसने अपने भाई अलमास बेग जो दरबार में था उसको पत्र लिखा कि सुल्तान से हम माफ़ी मांगना चाहते हैं और सुल्तान आए कड़ामानिकपुर और हम माफ़ी मांगेंगे और अपना धन लेकर के सुल्तान चला जाए। अब भाई सुल्तान सीधा साधा आदमी था, उसने जो है सोचा कि यार अपना दामाद है, माफ़ी मांग रहा है तो चले जाते हैं। अच्छा भाई अलाउद्दीन वो जलालुद्दीन खिलजी इस पर भरोसा करता है और जाता है कड़ामानिकपुर। वहाँ इसने सलीम और इख्तियारुद्दीन हुद और सलीम को इसके मारने की सुपारी दे रखी थी। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी अहमद चप जैसे ही कड़ामानिकपुर पहुँचे तो सुल्तान का नाव आगे था। सुल्तान उतर करके अपने दामाद को गले लगाने के लिए बढ़ा और उधर सलीम और इख्तियारुद्दीन हुद ने सुल्तान की हत्या कर दी। सुल्तान को जब भाला फेंक के मारा गया, सुल्तान वापस लौट के भागा, लेकिन तब तक इख्तियारुद्दीन हुद ने सुल्तान का सर कलम दिया। इस तरीके से सुल्तान भैया मर गया। सुल्तान मर गया, अब अलाउद्दीन को रोकने वाला कोई ना था। लेकिन अभी ये देवगिरी लूट करके आए हैं, अभी संभले भी ना हैं, तो इन्हें संभलने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन तब तक जो बेगम थी, इनकी पत्नी मलिका जहां जलालुद्दीन, उन्होंने अरकली खां को रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से सुल्तान घोषित किया। अरकली खां इनका सबसे छोटा बेटा था और जबकि कद्र खां इनका बड़ा बेटा था। ये गलती ये कर बैठे, भाइयों में फूट पड़ गई। अलाउद्दीन ने सारे सरदार खरीद लिए और सरदारों को खरीदने के बाद उसने सारी सेना समाप्त कर दी और दिल्ली में अपनी ताजपोशी कराई। इस तरीके से इतिहासकार संजय राय ने कहा है सुल्तान अलाउद्दीन ने दिल्ली को दिल्ली में नहीं जीता बल्कि देवगिरी में जीता। क्यों? क्योंकि देवगिरी से लूटे हुए सामान को लेकर के आया और दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया और सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या कर दी। इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या कर दी 1296 में और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। और अगले टॉपिक पे हम जब चर्चा करेंगे अलाउद्दीन खिलजी पर, तो उसके लिए हमने अगले एक नए वीडियो को बनाने की योजना बनाई है, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो अगला वीडियो हम आपके समक्ष जल्द ही प्रस्तुत कर देंगे कल। और आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारा वीडियो आम लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।